दोस्तों, आज मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ तथ्य बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए इजी नोट्स लिखे हैं। बिल्कुल आपको पंचायती व्यवस्था समझ में आ जाएगी कि गांव में या फिर नगर निगमों में कैसी व्यवस्था होती है। दोस्तों, हमारे देश का जो शासन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। केंद्रीय शासन, जिसे सर्वोच्च शासन कहा जाता है, जिसमें जो केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, वो उस शासन को चलाती है। दूसरा, राज्य शासन, जो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है, वो उस शासन को चलाती है। और नीचे स्तर पर स्थानीय शासन होता है, जिसे नीचे की जो मेयर वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, यही महापौर, यही सब ये शासन को चलाते हैं। तो नोट्स आप ध्यान से देखिएगा। इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय जो लोग होते हैं वो खुद के ऊपर जो शासन करते हैं, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ग्रामीण या जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। ग्रामीण यानी कि जो गांव होता है, और गांव से ऊपर भी ब्लॉक होते हैं, नगर होते हैं, जिले होते हैं। जिले तक के जो शासन होता है उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। जिले से ऊपर राज्य होता है, राज्य जहाँ पर आ जाता है उसे राज्य शासन कहा जाता है। राज्य से ऊपर देश होता है, देश जहाँ पर आ जाता है उसे केंद्र शासन कहते हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है उसे। जो स्थानीय शासन था, इसका प्रारंभ चोल काल से ही शुरू हो गया था। पहली बार लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लागू करने का प्रयास किया गया। भारत में इसका प्रथम प्रयोग मद्रास क्षेत्र में किया गया। मद्रास, जहाँ पर आज तमिलनाडु है, वहाँ पर मद्रास हुआ करता था। वहाँ से स्थानीय शासन लागू हुआ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये प्राप्ति यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक आप देख लेना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, इन सभी ने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया और उन्होंने भारतीय समाज में इसे लागू करने के लिए अपना समर्थन भी दिया। लेकिन B.R. अम्बेडकर इसके विरुद्ध थे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वे नहीं चाहते थे कि स्थानीय शासन लागू हो, बाकी सब इसके पक्ष में थे। फिर भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी गई, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही भाग था। अनुच्छेद 40 के तहत अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत स्थानीय शासन को मंजूरी दी गई, तो अनुच्छेद 40 बताना आप। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बदलाव किया गया और स्थानीय शासन उसके द्वारा चलाया जाता है, तो वो अनुच्छेद 73वां और 74वां है, जिसके तहत स्थानीय शासन चलाया जाता है। अर्थात इसे सरकार की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। सत्ता के शक्ति को बांटना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि हमारे यहाँ पर हमारा देश बहुत बड़ा है। देखिए, हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में, इसलिए यहाँ पर जो शासन होता है वो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग शासन होता है। देखिए, पूरा प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता, इसलिए वो बड़े बड़े काम कर सकता है। अब राज्य में भी जो पूरा मुख्यमंत्री होता है वो अपने अपने राज्य की देखभाल कर सकता है। नीचे के जो गांव होते हैं उनकी देखरेख तो छोटे कर्मचारी ही करेंगे, छोटे मंत्री ही करेंगे। जैसे गाँव की जो देखरेख करता है वो सरपंच करता है। गाँव के लिए जो भी नालियाँ साफ करवाना, पानी की सुविधा करना, छोटे मोटे पेंशन बनवाना, ये जितने भी कार्य होते हैं ये सरपंच करता है। सरपंच पंचों का मतलब एक लोगों द्वारा चुनाया जाता है और वोट होते हैं सरपंच की। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में 20 अक्टूबर 1959 को की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो हुई थी मद्रास यानी कि तमिलनाडु से, और पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कुछ समितियां बनाई गई, कुछ विशेष परामर्श देने के लिए कुछ समितियां बनाई गई, ये परामर्श देने के लिए कि हमें पंचायती राज व्यवस्था कैसी अपनानी चाहिए और कैसे शासन करना चाहिए गाँवों का। जिसमें से एक थी बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने 1997 में बनाई गई। ये त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत करती थी कि 3 स्तर पर पंचायत बननी चाहिए। ग्राम स्तर पर,
एक मिनट। ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जिसे हम ब्लॉक कहा जाता है, और जिला स्तर पर जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कहा जाता है, विलेज लेवल पर यानी कि गांव में जहां पर सरपंच वगैरह होते हैं, प्रखंड यानी कि ब्लॉक यानी कि कुछ गांव से मिलकर बना हुआ एक नगर जिसे ब्लॉक कहा जाता है, आप ये समझ लीजिए। तो ब्लॉक में मेयर वगैरह होते हैं, फिर जिला स्तर होते हैं, जिले पर जिला अधिकारी होता है, और भी आगे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होता है। तो ये सब 3 स्तरीय पंचायत होती है, जिले तक होती है, गांव से शुरू होती है और जिले तक होती है। कहीं कहीं पर ये 2 स्तरीय होती है, गांव और जिला स्तर होती है, कहीं कहीं पर ये 4 भी हो जाती है। तो ये आपको आगे बताऊंगा मैं। अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में, जो केवल 2 स्तरीय ग्राम पंचायत की वकालत करती है। ग्राम मैंने अभी कहा था 2 स्तरीय भी होती है। ग्राम जिसे गांव कहा जाता है, इसमें मंडल समिति होती है, और जिला, तो ये 2 समिति भी होती है। ज़्यादातर राज्यों में ये 2 ही समितियाँ हैं, लेकिन कई राज्यों में 3 समितियाँ भी है, कईयों में 4 भी है। अब ध्यान रखना आपको, कौन सी समिति ने कौन से स्तर की पंचायत की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी। अब इसे देखते हैं, GVK समिति, राव समिति भी इसे कहा जाता है, 1985 में बनी थी। ये कहती है कि केंद्र स्तर पर जो योजनाएं तैयार होती हैं उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो वास्तविक पंचायत है उसे सत्ता मिलनी चाहिए। यानी कि जो केंद्र स्तर पर जो भी योजनाएं बनती है वो योजनाएं गांव तक भी पहुंचनी चाहिए। अब मान लीजिए कि गांव में पंचायत हो ही ना, गांव में कोई शासन ना हो, तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? वो सीधे प्रधानमंत्री के पास थोड़ी ना जाएंगे। आप खुद देखिए कि आपको कोई समस्या होती है, कोई भी आपके गांव में प्रॉब्लम होती है, तो आप कहाँ पर जाते हैं? आप सरपंच के पास जाते हैं। आप सीधा थोड़ी ना प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम इन छोटे लोगों के पास पहुंचाते हैं, और ये उसी प्रॉब्लम को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन आता है, इन्हीं के पास आता है, और उसका सॉल्यूशन ये आपको देते हैं। फिर जैसे आपके गांव में पानी की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो आप सरपंच को बताएंगे कि हमारे गांव में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, और ये सरपंच आगे जाकर जिला अधिकारी को बताएगा, जिला अधिकारी आगे जा मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएगा, फिर मुख्यमंत्री उस गांव के लिए पानी की व्यवस्था करेगा। सारा खर्चा फिर सरपंच के पास आएगा, और सरपंच ये बताएगा कि इतना खर्चा इसमें हुआ है। ऐसे सड़कें बनती है, नालियाँ साफ़ होती है, हर चीज़ होती है, तो इसमें सरपंचों का काम होता है। 4th है LM सिंघवी समिति, 1986, संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की गई थी, न्याय पंचायत की वकालत और त्रिस्तर की वकालत, ये भी त्रिस्तर की वकालत की गई थी इसमें। परिणाम ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। देखिए 73वां और बाद में 74वां भी किया गया था। इसके तहत ही स्थानीय शासन लागू किया गया बाद में, क्योंकि ये विचार किया गया है कि गांव में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था शुरू करनी चाहिए या 2 स्तरीय। तो देखिए कई राज्यों में 2 स्तरीय भी है और कई राज्यों में त्रिस्तरीय भी है। आप इसे गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको ये देखना है कि किस किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था है और किस में 2 स्तरीय व्यवस्था है। ज़्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय है। संवैधानिक दर्जा दिया गया एंड 24 अप्रैल 1993 को मान्यता दी गई। यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में बनाया जाता है। 24 अप्रैल को मान्यता दी गई थी कि पंचायत व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 और 243 ओ, अनुच्छेद 16 अनुच्छेद, ये कार्य सिंचाई कृषि, इनके बारे में अलग अलग सूची बनाई गई है और अलग अलग अनुच्छेद बनाए गए हैं कि क्या क्या कार्य गाँव को करने हैं। गाँव में जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वही ग्राम पंचायत करती है। इसके लिए बहुत से अनुच्छेद, बहुत से आर्टिकल हैं, वो आपको पढ़ने हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी, छूट यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो 2 स्तरीय गांव एंड जिला ही होगा, यानी कि 2 स्तरीय पंचायत ही होगी अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है। 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो त्रिस्तरीय कर दी जाएगी। सीटों का आरक्षण महिला के लिए 1/3 कम से कम। जैसे देखिए सरपंच का जो चुनाव होता है उसमें भी 1/3 जो सीटें होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि 1/3 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी चुनाव। आपने सुना होगा महिलाएं भी सरपंच बनती है और पुरुष भी सरपंच बनते हैं। तो जैसे केंद्र में 33% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को, वैसे ही गाँव में भी दे रखा है 33%। बिहार पहला राज्य बना जहाँ पर 1/3 से हटाकर 50% कर दिया है वहाँ पर बिहार में।
ये 2006 में लागू हुआ था। वहाँ पर मतलब आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। SC/ST के लिए जनसंख्या अनुपात में, यानी कि जो SC/ST होती है, निचली जातियाँ होती हैं, उनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। वही जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, केंद्र में चुनाव आयोग होता है, उसके द्वारा चुनाव होते हैं, और राज्यों में जो भी गाँव के चुनाव होते हैं वो भी राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा होंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह में वापस चुनाव होने होते हैं। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की आयु आपको चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर खर्चा आता है, आपके पास बजट भी आता है। बजट तो प्रत्येक वर्ष में आता है, यानी कि सरपंच लिखित में देता है कि हमें गांव के लिए ये चाहिए। मेयर देता है, वैसे मेयर के पास आता है सारा खर्चा। गांव में तो जो होते हैं वो गांव के लेवल पर होते हैं, मतलब। लेकिन जो शहरों में जहाँ पर गांव नहीं होते वहाँ पर नगर निगम होते हैं, वहाँ पर पार्षद होते हैं। वहाँ पर जो पार्षद का रोल है वही यहाँ पर सरपंच का रोल होता है गाँव में। अब पंचायत की संरचना हम देख लेते हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 भागों में बांट रखा है। देखिए ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है ये आपको देखना है। ग्राम पंचायत में हेड होता है, जिसे मुखिया कहा जाता है। इसका कार्य होता है ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं को क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना। चुनाव इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर सरपंच होता है, न्याय का छड़ी कहा जाता है ये। देखिए गाँव के जो व्यक्तियों को न्याय दिलाता है वो सरपंच ही दिलाता है। ग्राम कचहरी, लघु न्याय, फौजदारी एवं दीवानी मामलों पर 10,000 तक के मामले भी ये देखता है सरपंच ही। अब पंचायत समिति होती है, इसका हेड प्रमुख होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से होता है। कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना तथा समेकित करने के बाद जिला परिषद में प्रस्तुत करना। अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव कैसे होते हैं तो समझिए। डायरेक्ट चुनाव में जनता सीधे किसी व्यक्ति को चुनती है, लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव वैसे ही खड़ा कर दिया जाता है, वैसे ही चुन दिया जाता है कि हाँ भाई तू मुखिया बन जाएगा। इसमें जनता भाग नहीं लेती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव भी इनडायरेक्ट तरीके से होता है, वो मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। जिला परिषद में हेड होता है, अध्यक्ष होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। समन्वय और पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये कुछ नोट्स थे ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और नोट्स कैसे लगे आपको कमेंट में बताना है।